नमस्कार, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत में पहले हम यहां पर बात करेंगे सोने की, जहां पर ऑल टाइम हाईज छूने के बाद कुछ मुनाफा वसूली बनते हुए नजर आई है, लेकिन बाजार काफी वॉलेटाइल है। एक दिन में 50 से $150 तक की मूव हम यहां पर बनता हुआ देख रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहां पर कुछ बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार। कल कंप्लीट मुनाफा वसूली थी और 99,400 के तक के हाईज हमने यहां पर सोने में बनते हुए देखे हैं। उसके बाद ऑफकोर्स गिरावट के साथ कारोबार और उठापटक यहां पर जारी है। हमारे साथ सोने पर आगे किस तरह का बाजार रह सकता है, अक्षय तृतीया और शादियों के सीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है, इस पर बात करने के लिए टाइटन के ज्वेलरी डिवीजन के सीईओ अजय चावला मौजूद हैं। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और आजकल तो किसी से भी बात करें, सब लोग सोने पर एक्सपर्ट्स हैं। प्राइसेस कहां जाएंगे, क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कॉन्वर्सेशन ऑन है। अब क्योंकि सोना लाख रुपए पर 10 ग्राम हो गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? अक्षय तृतीया पर किस तरह की सेल्स की उम्मीद है और किस तरह से आगे अब ट्रेंड्स बनते हुए नजर आएंगे? देखो, सोने के भाव तो बहुत बढ़ गए हैं, ये तो सबको पता है। मोस्टली इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई की वजह से, सेंट्रल बैंक्स अनसर्टेनिटी। अब सोने का भाव कैसे चलेगा आगे वो तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन कमोडिटी है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ग्राहकों को इसे ध्यान में रखना चाहिए और एक सिस्टमैटिक वे से अगर उनको वो सोने में इन्वेस्ट करना है तो मंथ ऑन मंथ वो कर सकते हैं। हमारी तरफ से अक्षय तृतीया में हमने ग्राहकों के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले हैं, ताकि उन वो अगर सोना खरीदना चाहते हैं या ज्वेलरी या कॉइन्स जो भी खरीदना चाहते हैं, उनको उनको उनकी उनको थोड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। एक तो हमने बेस्ट गोल्ड रेट का ऑफर दिया हुआ है। आप कभी भी खरीदिए, अभी खरीदे या कुछ दिन बाद खरीदिए या कुछ हफ्ते बाद खरीदिए, आप बेस्ट ऑफ द गोल्ड रेट ले सकते हैं। उसके लिए बुकिंग करनी पड़ती है। और इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना कस्टमर बहुत यूज्ड हो गया है, कस्टमर को बहुत पसंद आया है, ग्राहकों को। पिछले साल बहुत लोगों ने इस ऑप्शन को मतलब इस्तेमाल किया है और इस साल हम उसकी प्रेपरेशन और भी कर चुके हैं और ये एक सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन जो हमने निकाला है, गोल्ड एक्सचेंज। जैसे आपने कहा, साल ब साल हम देख रहे हैं एक्सचेंज गोल्ड की कंट्रीब्यूशन हमारे सेल्स में बढ़ती जा रही है। 1-2% बढ़ती जा रही है कंट्रीब्यूशन में। इसका मतलब जो एक्सचेंज में सेल हो रहा है वो टोटल सेल्स ग्रोथ से ज्यादा हो रहा है, ब्रांड के ग्रोथ से। और ये हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमें, इवन दो हमारे लिए इसमें थोड़ा फायदा कम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ग्राहक अपनी लॉकर ज्वेलरी निकाले और गोल्ड को एक्सचेंज करें। और ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है। नॉर्मली 30, 32, 33% रहती थी, अभी पिछले साल 33, 34, 35% तक भी गई है। ऑफकोर्स ये वेरी होता है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो मैं आपको ब्रॉड इंडिकेशन दे रहा हूँ। और ये नॉन तनिष्क एक्सचेंज, तनिष्क एक्सचेंज गोल्ड ज्वेलरी अलग है, वो 9 से 10 या 11% अलग से आती है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आप समझ सकते हैं 42 to 45%, 42 से 45 या कभी कभी ज्यादा भी जा सकता है, क्वार्टर टू क्वार्टर परसेंटेज में होता है। तीसरी चीज हम कर रहे हैं, हमने कॉइन्स पे गोल्ड रेट, वो मेकिंग चार्ज को हमने कम कर दिया है। सॉरी, मेकिंग चार्ज कॉइन्स पे पहले 8 से 4% तक होती थी तनिष्क में, अभी 5 से 3.5% तक हमने प्राइस कर दी और इसका भी फायदा ग्राहकों को होगा। चौथी चीज जो हम कर रहे हैं, हम 18 कैरेट ज्वेलरी वेडिंग मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट्स के लिए, नॉर्थ और ईस्ट करके, नॉर्थ और ईस्ट मार्केट्स में खास करके लाए हैं। और इस सीजन, इस क्वार्टर में, इस लगन सीजन में बहुत सारे 18 कैरेट ऑफरिंग हम दे रहे हैं। और लाइट वेट ज्वेलरी पर हमारा ध्यान बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि लाइट वेट ज्वेलरी, ये हम अब हर किसी गोल्ड ज्वेलरी या स्टडीड ज्वेलरी में हम लाइट वेट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज, 18 कैरेट हमने मॉडर्न लाइट वेट एवरीडे वेयर के लिए भी एक्सपेरिमेंट किया है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है पिछले साल, और इसलिए हम इस साल और भी उसे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चॉइसेस हम लाए हैं। और रिवा गोल्डन आशीर्वाद प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जो भी गोल्ड रेट, बढ़ते हुए गोल्ड रेट
को मद्देनजर रखते हुए बहुत फायदेमंद है ग्राहकों के लिए। गोल्डन हार्वेस्ट प्रोग्राम में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट होते हैं और फिर एंड ऑफ द पीरियड आपको एक इंस्टॉलमेंट मिलता है और उसमें हम ग्राहक ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें गोल्ड रेट प्रोटेक्शन नहीं होता। लेकिन रिवा गोल्डन आशीर्वाद प्रोग्राम में वो जो एक वेरिएशन है, हर महीने इंस्टॉलमेंट में जो गोल्ड रेट है उस महीने का वो फिक्स हो जाता है और इसी वजह से 10 महीने बाद एवरेज गोल्ड रेट का बेनिफिट मिल जाएगा और रिस्क कम हो जाती है और उसके बाद जो भी अक्यूमुलेटेड अमाउंट है उस पे डिस्काउंट, मेकिंग चार्ज पे डिस्काउंट मिल जाता है 10 से 15%। यह भी बहुत फायदेमंद रहा है ग्राहकों को के लिए और जिन्होंने लास्ट ईयर जून जुलाई में ये चालू किए थे अकाउंट्स, वो इस अक्षय तृतीया में उसका बहुत लाभ पाएंगे और आगे जाकर भी बहुत सारे कस्टमर इसका लाभ उठा सकते हैं इस पूरे साल में। फाइनली वेडिंग सीजन है तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लाए हैं वेडिंग मार्केट में। तो नए नए कलेक्शंस नॉर्थ बिहार और झारखंड और ईस्टर्न यूपी के लिए मैथिली बेस्ड कलेक्शन, मैथिली कलेक्शन का नाम है, जो मधुबनी आर्ट पर आधारित है। बंगाल में हमने कौन कौन कोथा बैंगल्स, जो क्राफ्टेड हैंड क्राफ्टेड बैंगल्स होते हैं, वो भी वेडिंग में बहुत खरीदी जाती है, तो उसकी एक बड़ी कलेक्शन बंगाल मार्केट और बंगाली कम्युनिटी के लिए लाए हैं। कुंदन स्टोरीज एक कलेक्शन है जो कुंदन, ग्लास कुंदन बेस्ड ज्वेलरी, इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप कारीगरी के साथ बनाई गई। ये वेडिंग और ओकेजन वेयर के लिए भी काम आएगी और अक्षय तृतीया में भी। और साउथ इंडिया के लिए हमने स्टडेड, डायमंड स्टडेड, ओपन पोल की और प्रेशियस कलर स्टोन स्टडेड ज्वेलरी की कलेक्शन हमने लॉन्च की है, खास करके साउथ आंध्रा और तमिलनाडु और कर्नाटक और केरला के। तो ये हम, क्योंकि वेडिंग सीजन भी है अभी इस क्वार्टर, तो उसकी वजह से हमने नए कलेक्शंस जो सीजन के हिसाब से ठीक हैं और जो मार्केट के हिसाब से ठीक है, ये हम लाए। वेल ऑल राइट, काफ़ी सारे आपने यहाँ पर ट्रेंड्स बताए कि क्या कुछ रिएक्शन और क्या कुछ टाइटन यहाँ पर मार्केट्स में लेकर आ रहा है, लेकिन एक चीज़ जॉय जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब लोग यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं। जब लाख रुपए का 10 ग्राम सोना हो जाता है, मेकिंग चार्जेस जैसे आपने कहा आपने कम किए हैं, लेकिन क्या कॉइन्स हैं, लाइट वेट है, क्या पैटर्न्स चेंज हुए हैं कंज्यूमर्स के? एक तो कॉइन्स की ग्रोथ ज़्यादा है, उसके बाद गोल्ड वैल्यू में अगर देखा जाए तो कॉइन्स की सबसे ज़्यादा, फिर गोल्ड ज्वेलरी, फिर उसके बाद स्टडेड, पिछले साल का अगर ट्रेंड देखा जाए। और अगर हम बायर में देखा जाए, जो हम वॉल्यूम के तौर पे हम बायर्स को देखते हैं, उसमें गोल्ड कॉइन सबसे आगे है, उसके बाद स्टडेड है और उसके बाद गोल्ड ज्वेलरी है। गोल्ड ज्वेलरी में अगर देखें तो दो ट्रेंड है, एक तो 1 लाख के नीचे जो है वहां पर थोड़ा बायर सेंटिमेंट सॉफ्ट है, वहां पर बायर का ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर 2 लाख के ऊपर देखें, प्राइस पॉइंट 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो वहां पर बायर का भी ग्रोथ है, वैल्यू में भी ग्रोथ है। तो दो दो अलग ट्रेंड है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि कस्टमर बड़ी ग्रामेज भी खरीद रहे हैं, तो क्योंकि प्राइस रेट बढ़ चुके हैं तो वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम थोड़े लोअर मेकिंग चार्ज में ज़्यादा खरीदें। तो लोअर मेकिंग चार्ज में ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों को, क्योंकि गोल्ड की प्राइस बढ़ चुकी है। चौथा ट्रेंड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टडेड में, डायमंड स्टडेड वेडिंग में हम ब्राइडल ज्वेलरी में कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहे हैं, पर्टिकुलरली साउथ में और मेट्रो मार्केट्स में। डायमंड स्टडेड और साउथ में डायमंड स्टडेड, ओपन पोल की और प्रेशियस कलर स्टोन स्टडेड ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी में काफी इंटरेस्ट है। और अगर रेगुलर वेयर में देखें तो मॉडर्न गोल्ड, लाइट वेट, स्टैकेबल ज्वेलरी, मतलब जिसमें आप लेयरिंग कर सकते हैं, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को। ये ट्रेंड्स हम देख रहे हैं। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर। तो क्लियरली काफ़ी सारे ट्रेंड्स यहाँ पर उभर के आ रहे हैं और जैसे अजय हमें कह रहे हैं कि जो गोल्ड एक्सचेंज नंबर है वो यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। और जो मार्किंग्स अजय ने हमें दी कि कॉइन्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद स्टडेड ज्वेलरी है और उसके बाद गोल्ड ज्वेलरी की मांग है। और ऑफकोर्स लोअर कैरेटेजेस और साथ ही साथ जो लोअर नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं यहाँ पर ग्राम्स वाइज के हिसाब से, वो भी एक प्राइस रिएक्शन यहाँ पर बाजार में बनता हुआ दिखा है।
यहाँ पर बात करेंगे खाने के तेलों की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी खबरें निकल के आई हैं। टॉप मोस्ट यहाँ पर IVPA ने अपील की है कि सरकार खाने के तेल की पैकेजिंग को लेकर स्टैंडर्डाइज करे। ऐसा ना होने से लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्यों ज़रूरत पड़ी है ये करने की अपील, और अलग अलग पैकेजिंग से किसे फ़ायदा और ग्राहकों को कितना नुकसान है, इसी पर बात करने के लिए और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ IVPA के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई हैं। सुधाकर जी नमस्कार। और सबसे पहले इसी पर बात करेंगे, आप रिसेंटली दिल्ली में थे, आप मिनिस्टर्स को भी मिल रहे थे, हमने वो पिक्चर्स भी देखी। किस तरह की आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है और किस तरह का फीडबैक है? Yes, yes. I think we definitely went there, had all these meetings. एक तो दो तीन इश्यूज के बारे में जनरली जो इंडस्ट्री के सामने थोड़ा कठिनाइयाँ थे। नंबर वन इज द सैफ्टा इम्पोर्ट्स। ये जो इंडिया ने जब से ड्यूटी बढ़ाया है इन सितंबर लास्ट ईयर, it triggered an zero duty imports from the SAFTA countries like Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. So, but the Nepal has become, Bangladesh at the moment is not exporting, but Sri Lanka became a big issue. And already about 78 to 1 lakh tons started coming in at zero duty, whereas the Indian refineries were paying 27% duty. So this has been taken up at appropriate levels in various governments. While it appears that 1 lakh tons is not much in a monthly basis, in commodity markets, a small volume can cause a lot of, that becomes the benchmark, that becomes the price maker. And also in eastern zone where it is actually coming in east like Haldia and Bajbaj and the eastern and northern portions, the entire soya oil that's coming in per month is about, let's say 2 lakh tons. Out of which 1 lakh ton is almost like 50%. So if the 50% of oil in this zone is coming at zero duty, and other Indian refineries are importing at 27.5%, or if they are importing refined oils at 35%, so that created a very big problem. So we are very happy that everybody received this problem with positive note, including the ministers. They were well receiving the IVPA delegation. So we made a pitch for this. Hopefully, this will be found out, some resolution will be found out for this. The second issue that you have mentioned is about legal metrology, of course. I don't remember about one. The legal metrology has become standardized products. There were about 13, 14 products in chapter 16. They've made everything non-standard. So while it suited certain products like wheat, rice, milk, probably biscuits, and so many other items, we were trying to always argue that in edible oil, it is a problem for two reasons. Number one, it is very difficult to differentiate easily. There's not much of a brand value. It's a commodity, essential commodity. And number two is that there was a plethora of brands in the shelves. Like you will find 700 grams, 740 grams, 800 grams, or even 900 grams packages, which according to unit selling price should be okay. If consumer is going to see per gram price, then it was intended that over a period of time things would settle. We also believed that matter will get settled into a somewhat a normalcy. But it's been 1.5 years. There has been a plethora of brands leading to confusion. And who benefits actually is that the ultimate end retailer, because manufacturers are producing as per the grammage only, but the retailer can pass it on a lower weightage gram at a higher weightage gram price, by looking at consumers who don't really have the wherewithal and the bandwidth to see the small print of unit selling price. So I think this is also an issue that we have taken up. Hopefully, Sudhakar at ji, least we just know एक that in इसमें- government circle they agreed to look at this problem as separate from other products. So hopefully something will come. Request is सुधाकर to जी, जस्ट एक standardize. और इसमें क्लैरिटी के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो डिफरेंट पैकेजिंग है ये क्या रिटेलर्स कर रहे हैं इसे, और क्या उनके ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग से आना चाहिए? ये एक्चुअली इसका हमने सोचा था, इसमें एक्चुअली solution is very simple. You will have to say that let's say the oil can be packed in 900 grams or 750 grams or 500 grams or 200 grams.
So once it is frozen, then nobody will have a disadvantage because it will be then priced accordingly, and there's no probability of consumer getting misled, basically. जी Yeah. एब्सोल्युटली। तीसरी चीज़ जो हमारी वो टैरिफ इम्पैक्ट को लेकर है, आपने साफ्टा की तो यहाँ पर बात की ही है, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में टैरिफ कंसर्न्स हैं और क्योंकि इंडिया अपना 60 to 65% ऑफ एडिबल ऑयल कंजम्पशन इंपोर्ट करता है, आप ये सारी कॉन्वर्सेशंस, ये टैरिफ प्लेज और ये ट्रेड कंसर्न्स कैसे रीड करते हैं? इंडियन एडिबल ऑयल इंपोर्ट पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा और फाइनली कंज्यूमर पर? Yes, yes. Manisha ji, I hope I've got an hour or so. Yeah. Okay. See, the tariff war in India and this impacts are really huge, as you can see. But we will restrict ourselves to the agri and probably edible oil sector. India is not exporting much of an oil except a little bit of mustard oil जाता है बस, और थोड़ा बहुत brands वगैरह जाता है. But I think overall India agriculture tariffs are about 39%, while USA at 5%. But there are many other edible oil में ज़्यादा इतना फर्क इंडिया में नहीं है. But इंडिया के हिसाब से अगर नेगेटिव इम्पैक्ट वाला आइटम्स लग रहा है, मैराइन, टी and gems and jewelry and spices, not to some extent. People say spices is the big thing, but India exports about 37,000 crores of spices, of which only 2,000 crores is to US. Especially only turmeric, cumin, and chili. So I think in terms of positive impact, that is the Indian tariffs, counter tariffs, as against that has been imposed on other countries in Asia from where US imports. Those are opportunities for India, like rice, cashew, electronics. These are all opportunities for India in terms of Indo-US issues are concerned. I think the talks, while the terms of trade are being discussed, it's not known whether India would open up GM, for example. I think we had definitely some statements saying that India does not want GM, and also there was some other statement from Niti Aayog. So GM, I don't think will actually easily fly. But US interest, from my point of view, I think it looks like more of corn that they would like to send to India, more of soybeans, which is a little bit unlikely because we ourselves are surplus in meal. And now that, as you are famously aware of the DDGS competition in DOC, soybean prices, soybean is unlikely. Soybean oil is a good item for Indian imports. You know that palm oils are very expensive today. Sun oil is also expensive. The cheaper soya can come from US. In fact, in the last few months, actually, India has become a major oil destination for US soybean oil. And I can tell you in a while why. But these tariff wars in India can definitely take more of US soybean oil, the quality of which is very good. And strategically, it is good for India to, expand the basket as against buying only from Argentina and Brazil and Russia. I think there will be one more origin, especially because, like I always said, that the soya is going to be the new palm in terms of prices. Palm is going into fuel. You're aware that the palm prices are no longer cheap. Palm is costlier. So that 3-4 lakh tons of, that is not small, that is 2.5 million tons of Indian vacuum due to high palm oil prices can actually attract more soybean oil. And that's where US context comes into place. But the global markets, if you are interested to know, which you always are, I think the Chinese imports of beans are humongously affected because 26 million ton goes from US to China. So there is no other home to buy because China buys about 60-65 million out of 160 million production of Brazil. And so even Brazil cannot meet those requirements. So in the short term, the soybean complex will be in a different shape as far as beans are concerned. As far as palm oil is concerned, US imports about 1.8 million tons of palm oil, which is going to become humongously expensive after the tariffs. So I think palm needs India even more than ever because of this global. So I look at, and also not to talk about this biodiesel issue in US, which is curtailing canola and UCO and all these oils. So biodiesel program in US is going to be a decisive factor in terms of either Chicago values or soya complex. I think these are a major
realignment of trade flows in this tariff driven tensions, I would Concerns say. across globally. Overall, soft oils should get supported. Palm oil should look for demand away from Especially US. from India. Yes, especially from Sudhakar ji, India. So these are the global changes, very major, and it's always exciting to keep track of these things. So all the best to I you have also. to say सुधाकर जी, जो मैं क्वेश्चन लास्ट में पूछने वाली थी वो आपने पहले ही प्रीएम करके आंसर भी कर दिया. सो एज मच एज आई ट्राई टू रीड माय गेस्ट, आई थिंक आप अपने एंकर्स को यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली रीड करने लगे हैं. एंड एब्सोल्युटली आपसे बात करना एक मास्टर क्लास होती है. सो एन आवर आई होप वी कैन एब्सोल्युटली डू दैट समडे. बट थैंक यू सो मच साथ जुड़ने के लिए और उन सभी चीज़ों पर बात भी करने के लिए. बहुत शुक्रिया आपके समय का. वेल ये सुधाकर देसाई जी हमें बता रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें जो एडिबल ऑयल एज अ सेक्टर को इम्पैक्ट करती हैं ग्लोबली, इंडियन के तरीके से, और ऑफ कोर्स पॉलिसी चेंजेस कैसे चाहती है IVPA, उसके ऊपर भी डिस्कशन.